मैं जब भी लाल रंग का साड़ी पहनकर तैयार होती, मेरा 16 साल का नौकर रोने लगता और कहता, मालकिन तुम लाल साड़ी मत पहनो, वरना बहुत गलत हो जाएगा। आप नहीं जानती हैं कि रात को आपके साथ कौन सा खेल खेला जाता है। मैं उसकी बात नहीं मानती थी, क्योंकि मेरे पति कहते थे कि शाम को लाल साड़ी पहनकर तैयार रहना, मेहमान आएंगे। नौकर बोला कि आज मैं लाल साड़ी पहनकर आपकी जगह बैठ जाऊंगा, आप खुद देख लेना। मैं लाल साड़ी उसको पहनने के लिए दे दिया। रात को जब मेहमान आए तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह मेरे नौकर के साथ शाम के 5 बज रहे थे। जब मैं सहेली के घर से आई तो मेरे घर में हर तरफ शोर था। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी जाओ और देखना कोई चीज़ न रह जाए। जब मैं अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। माँ ने कहा, एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया सूट निकालकर पहन लिया। थोड़ी देर बाद वह मेहमान हमारे घर पर आ गए और माँ खुद भी उधर बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूँ। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, लेकिन मैंने चाय बनाई और मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। मैं उन्हें पसंद आ गई। अगले ही दिन उन्होंने हमारे घर पर फ़ोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। मेरी माँ ने भी हाँ कर दी और शादी भी तय कर दी। उन 2 महीना में मैंने अपने मंगेतर से थोड़ी बहुत फ़ोन पर बात की थी। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और वह दिन आ गया जब मैं राजेश की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो ख्वाब मैंने देखे थे वह सभी सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही राजेश ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था उसी वक्त मैं सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मुझे इतनी ही मोहब्बत खूबसूरत दिखो। यहाँ बहुत सारे नौकर हैं, तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश रखना और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझे किए थे। वह रोज़ ऑफिस से घर आते हैं तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आते। उनकी मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। राजेश की मोहब्बत से मेरा रूप निखरने लगा था। जब मैं अपनी मायके जाती तो मेरे दोस्त और मेरी पड़ोसी मुझे खूब ज़ोर से देखती और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई है, तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन राज ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वह मुझे सुबह में मैके छोड़ जाएंगे और 20 दिन के बाद वापस आकर मुझे लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। राजेश ने मुझे शाम के टाइम में मैसेज छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए।
उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी अजीब बन गई थी। 20 दिन के बाद राजेश मुझे घर तो ले आए, लेकिन वहाँ मुझे बहुत बदले बदले से लग रहे थे। अब वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखी थी। अब मुझे उनके साथ अजीब लगता था। अब उनका लगता था वह ज़्यादा ऑफिस में गुजारा करता था। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वह मुझे अपने बिजनेस का बहाना करते थे कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है। मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कह दिया कि मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है, मगर शायद अब मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा दिन अकेले रहती थी, इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानियों को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूँगी, हो सकता है इसी से मेरा वक्त गुजर जाए। राजेश के इंतज़ार की तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े बहुत टाइम हो गया था। अब जब भी मैं घर का काम का शुरू करती तो मेरी हिम्मत जवाब दे देती। मुझे यह काम संभाला नहीं जा रहा था। मैं परेशान होकर राजेश से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझे अभी इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन राजेश कहने लगे कि अब हमें नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी घर में होता ही कौन है, और 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वह तुम मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आज वही इंसान मुझसे बहस कर रहा था। यह सब सुनकर मेरा दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उससे कोई शिकायत नहीं की। अगले ही दिन फिर से जब वह घर वापस आए तो वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे। जब मैं उनसे पूछा तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वह मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सोचने लगी, ऐसी क्या बात है जो आज इतना खुश हैं, पूछने पर बताए ही नहीं। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतजार करने लगी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैं जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैं दरवाज़ा खोला तो अंदर आने की बजाय शॉपिंग बैग मुझे देखकर बोले कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, और उसके साथ ही कि जो मैचिंग ज्वेलरी है वह भी पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। मैं उनसे कहा ठीक है। मैं अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुद ही खुशी खुशी के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी मैं पूरे तरीके से तैयार नहीं हुई थी कि दरवाजे पर बेल बजी। वो राजेश ही थे, मुझे पहले ही लेने आ गए। मैं जल्दी से घर को लॉक करके राजेश के साथ गाड़ी में बैठ गई। मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिए और मुझे काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे, और मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, और मुझे वहाँ पर सब लोगों के साथ हंसी खुशी मिलना है। और फिर वह कहने लगे कि अगर इंसान
अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो बहुत सारे फायदे उठा सकता है। उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क पर खड़ी हो गई। राजेश मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर लेकर चले गए। उनका अंदाज आज मुझ पर बहुत ज़्यादा बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी शादी के बाद पहली बार ही देखा था। जब वह उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नियां भी थी। एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चला कि मेरी खूबसूरती ने तो सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। राजेश ने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का फुल्का म्यूजिक भी बज रहा था। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे कुछ घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं राजेश का साथ दे रही थी क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह गौर से मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे ठीक नहीं लगा रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह अपनी टेबल से उठकर हमारे साथ ही टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह मेरे पति राजेश का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से नहीं लग रहा था कि वह सीनियर है। मुझे उससे मिलवाया। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। ना चाहते भी मुझे उनके सामने उसे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्का सा दबा दिया था। उसकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। राजेश ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हुई थी कि वह यह सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। राजेश ने मुझे बताया कि अगर वह चाहे तो मुझे बहुत जल्द प्रमोशन मिल सकता है। उनकी बातचीत जारी रही। वह बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से बातें कर रहा था, लेकिन वह साथ ही मुझे देखे जा रहा था। जब पार्टी खत्म हुई तो एक दूसरे से बातें करने लगे, साथ ही चलते हुए होटल में बाहर निकल गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से वापस अपने घर आ रहे थे, पर राजेश ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पार्टी में मैं उनका पूरा साथ दिया था। ऐसे ही खुशी में राजेश ने मुझसे वादा किया कि वह जल्द ही घर में किसी नौकरानी का इंतजाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसी ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेल जोल बढ़ाना होगा। अगले ही दिन जब मैं सोकर उठी तो 12 बज रहे थे। राजेश खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं सोकर उठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। इस वक्त मेरा पति घर पर नहीं होता था और वह इस वक्त कभी घर पर आते भी नहीं थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है। जब मैं दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर राजेश थे। उनके इस वक्त में घर पर वापस आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा, जो मैं समझ गई थी कि लड़के की उम्र 16 से 17 साल की होगी। उसका रंग सफ़ेद था। राजेश ने मुझे उस लड़के से मिलवाया।
मुझसे कहने लगे कि ये किशन है, बहुत ही जिम्मेदार और अच्छा बच्चा है, हर काम करना जानता है। इसने होटल में भी काम किया है, यह घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। उनकी तरफ इशारा करते हुए मुझे बताया। मुझे उनका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा, पर राजेश ने मुझे बताया कि यह बहुत ही गरीब घर का है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर चला गया था। मैंने सोचा कि मैं बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। वहाँ मेरी मुलाकात किशन से हुई। यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ लेकर आ गया। यह तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह ख्याल रखेगा। और उसने जी हाँ में सर हिला दिया। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा, मुझे भी आसानी होगी। किशन ने सच में मुझे बहुत आराम पहुंचाया और सारे घर के काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था। किशन से मुझे हमदर्दी सी हो गई थी। अब वह मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था और मुझे भी वह आप कहता तो मुझे एहसास होता कि उसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन मैं सुबह उठी तो किशन अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया है। लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि ज़रूर इसकी कोई न कोई मजबूरी होगी या इसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना कोई इस तरीके से नहीं रोता। हमेशा खुशी से रहने वाला लड़का आज रो रहा था। फिर मैं किशन के पास गई। वह मुझे देखकर अपने आंसुओं को छुपाने लगा। शायद मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद उसके घर में पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने उससे कुछ पैसे दे दिए, लेकिन उसने वह पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में राजेश का फ़ोन आ गया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम किशन से अच्छा सा खाना बनवा लेना और तुम लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर गौरव को बर्दाश्त करना तो मेरी बस की बात नहीं थी। उनकी गंदी नज़र उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। मैं मजबूरन राजेश के कहने पर तैयार हो गई। करीबन रात के 7 बजे राजेश अपने मेहमान को लेकर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। राजेश के साथ आने वाले मेहमान और कोई नहीं बल्कि वही थे जिनको देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बातचीत करनी पड़ी। मैं और राजेश मिस्टर गौरव के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर गौरव बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद राजेश के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर गौरव ही रह गए थे। मिस्टर गौरव मुझसे खुलकर बातें करने लगे, तो मुझे उनका अंदाज़ पसंद नहीं आया। वह इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए, राजेश कमरे में वापस नहीं आए, तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे उनके साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं उठकर खड़ी होती, मिस्टर गौरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं एक जोरदार थप्पड़ मारूं, लेकिन मैंने अपने
गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर गौरव, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर आपने बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं भी अपनी बदतमीजी पर उतर आऊँगी। उन्हें मेरे इस बात से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मैंने उनसे अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो वह और मेरे करीब आने लगे। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं टेबल से हॉटस्पॉट उठाया और उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरा पति कमरे में आ गया। राजेश मुझसे बहुत गुस्सा कर रहे थे। बजाय इसके कि वह अपने दोस्त को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी वक्त इससे माफ़ी मांगो। मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए बोली कि मिस्टर गौरव अगर इस पूरे मुल्क के राजा भी होते तो मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगती। उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो गंदी हरकत उन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर राजेश ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखा और मुझसे कहने लगे कि अगर तुमने मिस्टर गौरव से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूँगा। अपने पति की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। कोई इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी बीवी को तलाक कैसे दे सकता है? क्योंकि उनकी हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूँ खामोश खड़ा देखकर राजेश उल्टी गिनती गिनने लगे और सोच रहे थे कि अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर गौरव के पैर पकड़ लूँगी और उनसे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद राजेश ने मुझसे कहा कि तुम पेपर का इंतज़ाम करना, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा तो मुझे इतनी मोहब्बत करते थे, फिर वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह भी अपनी इस घटिया दोस्त की खातिर। मिस्टर गौरव यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे और चले गए और राजेश भी निकल गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और इस वक्त घर से निकलने लगी तो राजेश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद वह अंदर आ गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है वह गुस्से में कह दिया कि हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर ख़त्म थोड़ी ना हो जाएगी। ज़्यादा हंगामा मत करो, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और ख़बरदार तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मैं चौंक गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो ऐसा निकलेंगे। ये सारे कांड की खबर किशन को भी हो चुकी थी। मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात ना करे। अगले ही दिन राजेश घर से ऑफिस के लिए चले गए। उसके कहने के मुताबिक किशन ने मुझे खाना दिया। मैं अपने घर में कैद होकर रह गई थी। मैंने किशन के आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा, मालकिन आप फिक्र मत करो, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है। आपका पति एक घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और अगर कोई अपनी
बीवी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्ल ख़त्म कर दी जाती है। किशन की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद किशन मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि मालकिन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा मालिक किसी से फ़ोन पर बातें करके कह रहा था कि कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगी। मुझे समझ आ गई थी कि मैं मिस्टर गौरव की बन चुकी हूँ। इसी सोच और हालात में मेरी सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी और ईश्वर से दुआ कर रही थी कि वह मेरी इज्जत की हिफाजत करे। अगले दिन किशन दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, मालकिन, आप अपना एक खूबसूरत सा लाल साड़ी मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली, तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत है? तो वह कहने लगा कि यह वक्त ज़्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे एक अपना अच्छा सा लाल साड़ी दे दें। मैंने उसे अपना एक लाल रंग का साड़ी निकाल कर दे दिया। वह मेरे हाथ से वह लाल साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वह साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरह की साड़ी पहना हुआ था। वह पूरे तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की विग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है क्या? मैं उस वक्त अपने सारे दुख भूल गई थी और हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि मालकिन, आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हम आगरे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया हुआ था जो किशन का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज़ आई, जो जूते की आवाज़ मेरे कानों की तरफ आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। कमरे में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ का माजरा ही कुछ अलग ही था। मिस्टर गौरव के कपड़े फटे हुए थे। किसान और उसका दोस्त मिस्टर गौरव को मार रहे थे। मिस्टर गौरव के तो हालत ख़राब हो रहे थे। उसका हालत ख़राब हुआ तो किशन उसे छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरान भी हो रहा था। इसलिए मिस्टर गौरव को कमरे में बंद करके और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। किशन मुझे गाड़ी में बिठाकर मुझे मेरे घर छोड़कर खुद न जाने कहाँ चला गया। मेरे अपने माँ बाप को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे तलाक दिलवा दिया। राजेश मेरे ज़रिए प्रमोशन लेना चाहता था। मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरा पति एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन वह मेरी बहुत इज्जत करता था और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मेरे घर में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ऊपर वाला कभी किसी को ऐसा पति मत दे जो पत्नी के जरिए अपना मुकाम हासिल करना चाहते हों। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।